डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारतीय समाज में एक बड़ा वर्ग या तो मसीहा के रूप में पूजता है या फिर एक दूसरा वर्ग ऐसा भी है जो उन्हें अपने अधिकारों के हननकर्ता के रूप में देखता है। और दोनों ही वर्गों में एक सबसे कॉमन बात यह है कि दोनों ही वर्गों में बहुतायत में ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से एक व्यक्ति के रूप में तो परिचित हैं, लेकिन एक व्यक्तित्व के रूप में उनसे पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। और उसका मूल कारण ये है कि हम सभी भारतीय लोग एक ऐसे सामाजिक परिवेश में या ऐसे एजुकेशनल इकोसिस्टम में पले बड़े हैं, जहां हमारे पास किसी भी सब्जेक्ट को लेकर नॉलेज हो ना हो या उसके फैक्ट्स की पर्टिकुलर जानकारी हो ना हो, लेकिन उसके बारे में एक प्री कंसीव्ड माइंडसेट हमारे पास ज़रूर होता है। यानी कि हमारे पास पूर्वाग्रह ज़रूर होते हैं और उन पूर्वाग्रहों की वजह से हमारा नुकसान ये होता है कि हम एक धारणा मन में बना लेते हैं और उस धारणा के अनुसार ही फिर हम चीज़ों को जज करने लग जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ, या हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर महापुरुषों के साथ कुछ इसी तरह की विडंबना जुड़ी हुई है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अगर हम देखते हैं तो उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय जो भारतीय समाज में हुआ वो ये कि डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ एक वर्ग विशेष तक सीमित कर दिया गया, यानी कि उनको सिर्फ एक वर्ग विशेष का ही महापुरुष घोषित कर दिया गया। और उसके पीछे जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कारक है वो है हमारी भारतीय राजनीति। क्योंकि हमारी भारतीय राजनीति में डॉक्टर अंबेडकर को एक पोस्टर बॉय बनाकर तो पेश किया गया, यानी कि उनको सिर्फ एक वोट कन्वर्टिंग मशीन के रूप में यूज किया गया और उनके नाम पर एक वर्ग विशेष के लोगों को रिझाकर वोट खींचे गए और उनके व्यक्तित्व को भारतीय समाज से सदैव दूर रखा गया। अगर हम डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व की बात करते हैं, यानी कि उनके व्यक्तित्व की एक निष्पक्ष विवेचना करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने कभी किसी जाति या किसी धर्म को केंद्र में रख के काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने सार्वभौमिक रूप से जो शोषित और वंचित वर्ग है, सदैव उसकी बात की और उसको केंद्र में रखकर ही हमेशा काम किया, जो कि उनके पूरे काम में, खास करके भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से झलकता है। अब अगर मैं ऐसा कहता हूं कि उन्होंने सिर्फ शोषित और वंचित वर्ग को ही ध्यान में रखा, चाहे वो किसी भी जाति से हो या किसी भी धर्म से हो, तो इससे कई लोग असहमति जताएंगे और असहमत होंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने तो जातिगत आधार पर आरक्षण की वकालत की और उसकी संविधान में व्यवस्था भी की, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने शोषित और वंचित वर्ग का ध्यान रखा। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम जातिगत आधार पर आरक्षण की बात करें तो आरक्षण एक बिल्कुल अलग विषय। तो अभी फिलहाल में मैं आरक्षण के विषय पर तो बात नहीं करूँगा, क्योंकि उसके बारे में कभी अलग से एक वीडियो बनाकर हम डिटेल में डिस्कशन ज़रूर करेंगे। लेकिन आरक्षण को समझने के लिए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप आरक्षण को समझना चाहते हैं और निष्पक्ष रूप से अगर आप उसका आकलन करना चाहते हैं या एक एनालिसिस करना चाहते हैं, तो वो काम आप 2022 में खड़े होकर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको थोड़ा-सा पीछे जाना होगा, ज़्यादा पीछे नहीं, अपनी 200 साल पुरानी हिस्ट्री से आपको शुरुआत करनी होगी, यानी कि 1822 से, या कहें कि 19वीं सदी से आपको उसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ना होगा। यानी कि पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं, तो मेरा विश्वास है कि आप आरक्षण जैसे एक विवादित विषय पर एक सही धारणा अपनी बना पाएँगे, एक सही निष्कर्ष पर आप पहुँच पाएँगे। खैर, अलग से एक वीडियो बनाकर हम इसकी चर्चा ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल में अगर मैं बात कहूँ तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर ने कभी किसी जाति या किसी वर्ग विशेष के लिए काम बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उन्होंने शोषित और वंचित तबके की ही हमेशा बात की। अब अगर हम बात करें जातिगत रूप से आरक्षण की, तो यहाँ शॉर्ट में इतना ज़रूर कहूँगा कि 1947 में जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करना इसलिए मजबूरी थी, क्योंकि उस वक़्त जो दलित जाति है, वो बड़े स्तर पर, या पूरा दलित तबका जो था, वो शोषित था और वंचित भी था। हम बात करें अगर महिलाओं की, तो महिलाओं की स्थिति 1947 से पहले क्या थी या 1947 तक क्या थी, ये किसी से भी नहीं छुपा है। आज हम देखते हैं कि हमारे ही घर की महिलाएँ, हमारी बहू-बेटियाँ हों या हमारी बहनें हों, आज किसी भी प्रकार की उच्च शिक्षा या फिर किसी भी प्रकार की नौकरी करने के लिए आज पूरी तरह स्वतंत्र है और समान रूप से उनको अधिकार मिलता है। और राजनीतिक सशक्तिकरण की भी अगर बात करें, तो आज पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक आज महिलाओं को प्रतिनिधित्व का अवसर मिलता है और पर्याप्त मात्रा में उनका प्रतिनिधित्व है भी। खैर, पर्याप्त तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी आज उनको समान रूप से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है। ऐसा 1947 से पहले बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, और ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि महिलाओं को राइट्स दिए जाने चाहिए और उनके राइट्स को लेकर स्पेशल प्रोविजंस किए जा सकते हैं और स्पेशल लॉज लेकर आए जा सकते हैं, और उनका ही परिणाम है कि आज हम 2022 में महिलाओं को इस स्थिति में देख पा रहे हैं। उससे भी ज़्यादा अगर मैं एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल दूँ, एक बहुत ही जनरल एग्जांपल अगर मैं दूँ, तो आज हम देखते हैं कि आज सोच के देखिए कि आज अगर आपके
बेटी या आज आपकी बहन का अगर पति आके ये कहता है कि वो दूसरी शादी करना चाहता है या आपकी बहन या बेटी को घर से निकाल दिया जाता है पति के द्वारा, तो क्या आज आप इमेजिन करेंगे कि आप उस पति के सामने आज अपनी पगड़ी रख के गिड़गिड़ाएँगे जैसा पहले होता था 1947 से पहले होता था? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आज आप उस व्यक्ति को अदालत में कटघरे के सामने बिल्कुल निसंकोच आप घसीट कर ला सकते हैं। ऐसा पॉसिबल क्यों हुआ? ऐसा पॉसिबल हुआ हिंदू कोड बिल की वजह से, जो आज 4 हिंदू कोड बिल हम देखते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट एंड गार्डियनशिप एक्ट। ये 4 लॉ जो हिंदू लॉ हम देखते हैं, इनकी वजह से आज ये पॉसिबल हो पाया और इसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है, तो वो डॉक्टर अंबेडकर को ही जाता है, क्योंकि उस वक़्त ये उन्हीं की ज़िद थी और उन्हीं की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है कि ये चारों कानून आज हमें देखने को मिलते हैं। अदरवाइज़ उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू, वो इस मुद्दे पर बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि उनको डर था कि भारतीय समाज में इसका बहुत व्यापक रूप से विरोध देखने को मिलेगा। हालाँकि ऐसा हुआ भी, लेकिन ये पूरी तरह से डॉक्टर अंबेडकर की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम था। महिलाओं के अलावा अगर हम बात करें देश की एकता और अखंडता को, तो उसमें भी डॉक्टर अंबेडकर का एक बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान इसलिए है कि डॉक्टर अंबेडकर की जो फैन फॉलोइंग उस टाइम थी या कहें लोकप्रियता देश में थी, वो जिन्ना से कहीं ज़्यादा बड़ी थी। सोच के देखिए कि जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग देश माँगा, पंथ के आधार पर एक अलग देश की माँग की। क्या डॉक्टर अंबेडकर ऐसा नहीं कर सकते थे अपने स्वार्थ के लिए? वो बिल्कुल कर सकते थे और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस वक़्त अगर डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए अलग राष्ट्र की माँग करते, तो पूरे भारत में कोई इतने बड़े कद का नेता नहीं था जो उनकी इस माँग का पुरजोर विरोध कर पाता या उन्हें ऐसा करने से रोक पाता। लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि दलित जो है वो इसी भारतीय समाज का हिस्सा है। वो शोषित है, वंचित है, ये मान सकते हैं। तो अगर ज़रूरत है तो उसको पोषित करने की है, उसको शोषण से बचाने की है और इसी समाज में उसको अधिकार वापस दिलाने की है, ना कि इस समाज से उसको काट के कहीं अलग से व्यवस्था करने की है। ये उनका मानना था। और उसके अलावा अगर हम एकता की बात कहें, तो वो विभाजन के भी बिल्कुल खिलाफ थे और विभाजन के खिलाफ होने के साथ-साथ आज जिस आर्टिकल 370 की हम बात करते हैं, आर्टिकल 370 को जो 2019 में कितनी मुश्किल से अबॉलिश किया गया, ये हम सभी लोग जानते हैं। वो आर्टिकल 370 के बिल्कुल खिलाफ थे और बहुत मुखर रूप से उन्होंने संसद के अंदर विरोध भी किया था और आर्टिकल 370 पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि एक देश में 2 विधान और 2 निशान बिल्कुल नहीं हो सकते और बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि कश्मीर का खर्चा हम उठाएँगे और उसके बाद में वहाँ पर सरकार जो है वो अपने हिसाब से चलेगी, अपने संविधान के हिसाब से चलेगी। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए और शोषित और वंचितों को समान रूप से अधिकार दिलाए जाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के भी सबसे बड़े समर्थक थे और उनकी बहुत इच्छा थी कि इसको संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त अलग-थलग पड़ जाने की वजह से या कह सकते हैं कि पर्याप्त मात्रा में सदन में उन्हें समर्थन प्राप्त ना हो पाने की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को वो संविधान में पूरी तरह से शामिल नहीं कर पाए, बल्कि उसको फिर भी उन्होंने पार्ट ऑफ डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उन्होंने ज़रूर बनाया। तो हम देख सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने शोषित और वंचित वर्ग को अधिकार दिलाने की और उसको सशक्त करने की तो बात कही है और उसके लिए काम भी किया है, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके से किसी भी वर्ग के अधिकारों का हनन करने या किसी भी वर्ग के अनहित जैसा उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, जो एक धारणा हमारे समाज में सबसे ज़्यादा व्याप्त है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा एक कटाक्ष भी किया जाता है या फिर कहें कि कुतर्क भी दिए जाते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे अधिकारों का हनन किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इसके पीछे मूल वजह यही है कि हम लोग अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित होने के कारण हमने कभी उनके व्यक्तित्व को जानने का प्रयास ही नहीं किया। तो इस विषय पर आपकी क्या राय है? आपके क्या विचार हैं? प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।